हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 बजे मिल जाती है, मॉर्निंग में 10 बजे राइट ये अपलोड हो जाती है डेली क्लास। ऑलराइट, इस क्लास के मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो, जो डेली एडिटोरियल होता है ना द हिंदू का, वहाँ से सेलेक्टेड जो वोकैब होती है मैं सेलेक्ट करता हूँ बहुत स्पेशल वर्ड्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केवल उनको लेता हूँ, 10 से 12 वर्ड्स डेली होते हैं, उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका आइडेंटिफिकेशन कि वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, देन उसके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, तो इसको पूरा डिटेल में और बहुत तरीके से मैं उसको समझाता हूँ। तो मतलब क्लास को करते करते जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी टाइम पे वो याद हो जाता है। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देख रहे हो ये सारा कुछ आपको इस एक सिंगल क्लास में मिल जाता है। तो डेली का लगभग 20 से 25 के बीच में ये वर्ड्स और वोकैब जितना भी है सारा कुछ हो जाता है। देखो, मैं आज आपको ये बताता हूँ, इससे इम्पोर्टेंट क्लास, इस डेली वोकैब क्लास से इम्पोर्टेंट क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, आप कहोगे कि भाई ये ऐसे कैसे दावा कर रहे हो, पूरे यूट्यूब का आपने कर लिया। हाँ भाई, मैंने पूरे यूट्यूब का कर लिया, पूरा यूट्यूब देख चुका हूँ मैं। कहीं पर इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आपको वोकैब की नहीं मिल सकती। उसका रीज़न है, देखो, पढ़ाते तो सारे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सबके रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस क्लास में आपको स्पेशल क्या मिल रहा है भाई? देखो, ये जो लास्ट का पोर्शन है ना, ट्रिकी एमसीक्यूज, ये जितना कुछ आपने पढ़ा एक क्लास में, पहली बात तो 20 से 25 चीज़ें आपको कोई नहीं दे रहा। अगर कोई दे भी रहा है, ठीक है, तो मैं इसको चीज़ों को एक्सप्लेन इतनी तरीके से करता हूँ आपको साथ के साथ समझ में आ जाता है। उसके अलावा जो चीज़ इसको बेस्ट बनाती है यूट्यूब पर, वो है ट्रिकी एमसीक्यूज। ये जितना कुछ आपने डेली पढ़ा, शुरू में आप पढ़ते हो सारा कुछ, और पढ़ने के बाद लास्ट में मैं सभी के क्वेश्चंस बनाते हूँ ट्रिकी एमसीक्यूज के फॉर्म में। और जब आप उनको अटैम्प्ट करते हो ना भाई, उसके बाद तो आपको ये एकदम रट जाती हैं सारी चीज़ें, आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं एक बार अटैम्प्ट करने के बाद। ठीक है जी, तो ये सारी इसलिए बेस्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के बाद चीज़ें आपकी परमानेंटली याद होती हैं, फिर आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं इसको बेस्ट बोलता हूँ। बाकी तो आप खुद देखो, जाकर पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना है। क्लास लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इंपॉर्टेंट है बेस्ट ही है ये यूट्यूब पर। चलिए, उसके अलावा बता देता हूँ, 7 बजे डेली, 7 बजे एडिटोरियल की क्लास होती है। ठीक है, चैनल पर डेली 7 से 7:30 के बीच में आपको डेली एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास मिलेगी। अगर आपको रीडिंग या फिर ग्रामर, अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है, रीडिंग स्किल्स नहीं है आपके अंदर, या फिर आपकी ग्रामर में दिक्कत है, तो आप एडिटोरियल की क्लास लें। उसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट होता है, वो क्लियर हो जाता है, और साथ में आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको वोकैब की दिक्कत है, तो आप ये क्लास लें डेली स्पेशल वोकैब की, और आप कुछ ही महीने में देखेंगे कि आपका इंग्लिश का लेवल एक बहुत अलग लेवल पर चला गया। और वोकैब की क्लास के बारे में भाई मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना आप बोलोगे ये डींगे मार रहा है। भाई खुद से पढ़ो, खुद से चेक करो, ये बेस्ट क्लास है यूट्यूब पर, और कुछ ही दिनों में अगर आपने इसको फॉलो किया, कुछ ही महीनों में आप बन जाएंगे वोकैब के चैंपियन। ये मेरा वादा है, आपसे गारंटी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास के एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहते हैं, आप चाहते हो कि चीज़ों को बहुत जल्दी कर लें हम, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ, इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो जो पीडीएफ है ना, आप कुछ मत करो, सीधा पीडीएफ डाउनलोड करो। पीडीएफ को एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ो। पढ़ने के बाद इस वोकैब वाली जो पीडीएफ है, उसमें जो लास्ट में एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें जो लास्ट में एमसीक्यूज़ हैं, आप उनको खुद से अटैम्प्ट करो। ठीक है, सारा कुछ जो आपने पढ़ा वीडियो में आपने पढ़ लिया, वीडियो देखो, उसके बाद दिन में आप एक बार उसको डाउनलोड करो पीडीएफ को, सारे वोकैब एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लो स्पीड में, और लास्ट में जो एमसीक्यूज़ हैं उनको आप अटैम्प्ट करो खुद से। और जब आप अटैम्प्ट करोगे, लास्ट में मैंने आंसर की दी हुई है, उसके बाद मिलाना। अगर आप 20 से 25 के आसपास रहते हैं डेली बीच में, अगर आपके 20 में से 25 में से, ऐसे मान लो 25 है ना, 24-25 होते हैं, 25 में से अगर आपके 15 भी ठीक हो गए ना भाई, अगर 15 भी आप अटैम्प्ट कर पाए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर आप बेस्ट हो, आप वोकैब के चैंपियन बनने जा रहे हो कुछ ही महीनों के अंदर, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी, चलिए, उसके अलावा बेनिफिशरीज कौन रहने वाले हैं भाई, ये क्लास किसके लिए है, कौन इसमें फ़ायदा ले सकते हैं? देखो, जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, इंक्लूडिंग एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनो, या फिर कोई भी एसएससी का एक्स्ट्रा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए ये बेस्ट क्लास है। इसको आप डेली लगाकर इसका बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही जो बैंक के जो वो हैं एस्पायरेंट्स हैं, रेलवे के बच्चे हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं, डिफेंस जैसे कि एनडीए और सीडीएस, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए नो डाउट बताने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, आप आंसर राइटिंग करते हो यूपीएससी वाले बच्चे, और आप कोई चीज़ आपको पता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप उसको
बता नहीं सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि आपके पास वोकैब नहीं है, वर्ड्स नहीं है, तो फिर वो नॉलेज किस काम का है। तो वोकैब अगर आपको चाहिए यूपीएससी स्टूडेंट को, तो वो यहाँ से आप ले सकते हो डेली, और बहुत अच्छी वोकैब होती है यार, ये बेस्ट एडिटोरियल एनालिसिस को बनाता है एक बहुत बड़ा स्कॉलर, और उसके वर्ड्स आपको मिल जा रहे हैं एक साथ। तो भाई ये तो बेस्ट क्लास है भाई। अब ज़्यादा हो रहा है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेस्ट क्लास, आप पता नहीं क्या समझोगे। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट है, करो इसको, तैयारी करो बढ़िया से, और कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आप मास्टरी हो गई है आपकी वोकैब के ऊपर। ठीक है जी, चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, और मैं यही बोलूँगा भाई, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। डायलॉग मारा था बस खाली, तो आप चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और इन नियर फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी क्लासेस, बहुत सारा कंटेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। पहला है इन्वेजन। नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है आक्रमण या फिर घुसपैठ। द एक्ट ऑफ फोर्सफुली एंटरिंग अ प्लेस स्पेशली बाय एन आर्मी और अ ग्रुप इंटेंडिंग टू टेक कंट्रोल। कब्जे को बोल देते हैं ना, कब्जा, सीधी सी बात है कब्जा। कोई देश, वहाँ की आर्मी किसी दूसरी टेरिटरी में चली गई, दूसरे देश की, और वहाँ पर उसको कब्जाने की नियत से गए हैं वो फोर्सफुली, तो उसी को बोलते हैं इन्वेजन। द एनिमीज इन्वेजन ऑफ द बॉर्डर टाउन कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक अमंग द रेजिडेंट्स। जो एनिमी का इन्वेजन हुआ, जो उसने घुसपैठ करी बॉर्डर टाउन में, मतलब कोई कस्बा होगा बॉर्डर का, वहाँ पर क्या है, किसी एनिमी कंट्री ने इन्वेजन कर दिया, कब्जा ले लिया, कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक, और उससे क्या हो गया, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर पैनिक फैल गया अमंग द रेजिडेंट्स, वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उनके अंदर। तो इन्वेजन के सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, इनकर्जन हो जाता है, एजोल्ट हो जाता है, और इंट्रूजन। तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को मार्क करो, बहुत अच्छे वर्ड हैं तीनों। ठीक है जी, उसके अलावा अच्छा, एक तरफ तो आक्रमण हो गया, घुसपैठ हो गया, आर्मी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर सेटल हो गई और वहाँ पर कब्जा ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ विड्रॉल हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है, तो मतलब उसको बाहर निकाल लिया गया है, डिफेंस, वहाँ पर डिफेंस लिया गया है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिट्रीट, विड्रॉल और डिफेंस। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एडवर्सरी। नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु, राइवल को बोल देंगे, अपोनेंट को बोल देंगे एडवर्सरी। एक ऐसा पर्सन या ग्रुप है दैट अपोजेस, जो अपोज करता है, विरोध करता है या फाइट करता है अगेंस्ट अनदर, दूसरे के खिलाफ। तो जो दूसरा आपका प्रतिद्वंदी है उसी को तो बोलते हैं एडवर्सरी। इन द चेस टूर्नामेंट, जो चेस टूर्नामेंट हुआ उसमें क्या, ही फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, उसने क्या फेस करा, एक स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी को, मतलब एक प्रतिद्वंदी को, अपोनेंट को। इन द फाइनल राउंड, फाइनल राउंड में अपोनेंट हो जाएगा, राइवल और एनिमी, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। मार्क राइवल को। अच्छा, एक तरफ तो शत्रु है, दुश्मन है, अपोनेंट है, लेकिन दूसरी तरफ एली है। एली मतलब दोस्त, फ्रेंड और सपोर्टर, जो सपोर्ट करता है वो भी तो आपका दोस्त ही होता है। तो तीन हो गए, एली, फ्रेंड और सपोर्टर। नेक्स्ट, अगला है काउंटर पार्ट। नाउन होता है, समकक्ष या फिर प्रतिरूप को बोल देते हैं काउंटर पार्ट। अभी बताता हूँ क्या होता है ये। एक पर्सन है या फिर कोई एक चीज़ है जो करस्पॉन्ड करेगी टू अनदर इन डिफरेंट प्लेस और सिचुएशन, मतलब उसी के जैसी होगी एक प्लेस पर या फिर किसी एक सिचुएशन में, उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट। प्राइम मिनिस्टर मिले हैं अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से टू डिस्कस बायलेटरल रिलेशन, बायलेटरल रिलेशन को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो मिले हैं अमेरिका के काउंटर पार्ट से, तो मतलब उनके जैसे ही किसी से मिले होंगे। और उनके जैसा कौन होगा, वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो वो किससे मिले, डोनाल्ड ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या हो गया, काउंटर पार्ट है उनका, इक्विवेलेंट है, उन्हीं के जैसा है, पीयर है उनका, और मैच है, उन्हीं के जैसा है, मैच करता है उनसे। तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, इसमें से आप इक्विवेलेंट मार्क करो और पीयर मार्क करो। पीयर होता है साथी, उसी के जैसा जो होता है उसको बोलते हैं पीयर। पीयर प्रेशर भी वर्ड होता है, मैंने एडिटोरियल वाली क्लास में बताया था। चलिए अब देखते हैं, देखो एक तरफ तो उसी के जैसा है ना, सिमिलर है उसी का, इक्विवेलेंट है, पीयर है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपोजिट है, वैसा नहीं है, उससे अलग है, डिफरेंट है, अनरिलेटेड है, उससे रिलेट नहीं कर सकते। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ऑपोजिट, डिफरेंट और अनरिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं, डिसाइसिव है। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निर्णायक या फिर स्पष्ट, एकदम क्लियर, डिसाइसिव। हैविंग द एबिलिटी टू मेक फर्म डिसीजंस क्विकली, प्रोड्यूसिंग अ क्लियर रिजल्ट। एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई अच्छा क्लियर रिजल्ट निकलेगा, उसी को बोलते हैं डिसाइसिव, निर्णायक, जिससे निर्णय हो जाएगा किसी चीज़ का। हिज डिसाइसिव लीडरशिप हेल्प द कंपनी ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस। उसकी जो डिसाइसिव, निर्णायक लीडरशिप थी,
उसने हेल्प करा है कंपनी को ओवरकम करने के लिए, मतलब उससे पार पाने के लिए, या फिर उसको ओवरकम मतलब टैकल करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस को। कंक्लूसिव है कोई चीज़, मतलब उसका कंक्लूजन निकल जाएगा उससे। फर्म है, एकदम स्ट्रिक्ट है, और डिटरमाइंड है। तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। डिटरमाइंड को मार्क कर लो, कंक्लूसिव भी ठीक वर्ड है, इसको भी कर लो। अच्छा, एक तरफ तो निर्णायक है, कंक्लूसिव है, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, डिटरमाइंड है। लेकिन दूसरी तरफ अनसर्टेन है, उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है, उससे कुछ निकलेगा आउटपुट, ये नहीं है। हेजिटेंट है और इनडिसाइसिव है। डिसाइसिव का उल्टा ही हो गया तो इनडिसाइसिव, तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला है रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट क्या होता है भाई? नाउन होता है। इसकी स्पेलिंग आप ठीक से देखना, RAPPROCHEMENT। ओके, रेप्रोचमेंट मेल मिलाप या सुलह को बोल देते हैं रेप्रोचमेंट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन। दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में एक बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, द्वंद्व चल रहा था, टेंशन चल रही थी, लेकिन फिर वो बन गए हैं बहुत अच्छे दोस्त। उसी को बोलते हैं, उसी एक्शन को बोलते हैं, उसी एक्ट को बोलते हैं रेप्रोचमेंट, मतलब सुलह, रिकॉन्साइल करना। द रिसेंट डिप्लोमेटिक टॉक्स लेड टू अ रेप्रोचमेंट बिटवीन द टू नेशंस। जो अभी रिसेंट में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई हैं, बातचीत हुई हैं, तो वो उससे क्या हुआ है? उससे हुआ है रेप्रोचमेंट, मतलब सुलह हुई है बिटवीन द टू नेशन, दो देशों के बीच में। रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन और सेटलमेंट, है ना। रिकॉन्सिलिएशन हो गया मतलब सुलह हो गई, रीयूनियन दोबारा से मिल गई, और सेटलमेंट हो गया, जो मुद्दे चल रहे थे उनको सेटल कर लिया गया। रिकॉन्सिलिएशन मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, ये जो मैं वर्ड्स आपको मार्क कराता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इनकी, और ये आपको एग्जाम में एज इट इज़ रखे हुए मिल जाएंगे। तो आप इनमें किन वर्ड्स का ध्यान रखोगे? आप पहले तो आप ध्यान रखोगे जो मैंने ये नंबरिंग में दिए हुए हैं, जो मैं सेलेक्ट करके वर्ड जिनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तो उन पर आप ध्यान दोगे। ये सेलेक्टेड वर्ड है और ये आपको वहाँ पर रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में। उसके अलावा जो मैं मार्क करा रहा हूँ, इन वर्ड्स को आप ध्यान से कर लो, तो बस इतने से आपका वोकैब का पोर्शन कवर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, एक तरफ तो मेल मिलाप है, सुलह हो रही है, रिकॉन्साइल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट है, मतलब झगड़े हैं। एस्ट्रेंजमेंट है और हॉस्टिलिटी है, दुश्मनी है। तो तीनों का मतलब वही है, कन्फ्लिक्ट, एस्ट्रेंजमेंट और हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी है, चीज़ें ठीक नहीं है। कन्फ्लिक्ट मार्क करो, एस्ट्रेंजमेंट मार्क करो, हॉस्टिलिटी, तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को मार्क करो। अलग से लिख लिया करो इन इंपॉर्टेंट जो मैं मार्क कराता हूँ इन वर्ड्स को। रेमिनिसेंट होता है एडजेक्टिव, याद दिलाने वाला, स्मरणीय। कोई चीज़ आपको किसी बात की या किसी चीज़ की याद दिला देती है, वही होती है रेमिनिसेंट। मेकिंग समवन रिमेंबर समथिंग सिमिलर फ्रॉम द पास्ट। भाई कोई चीज़ आपको पास्ट में किसी चीज़ की याद दिला रही है, वही तो है रेमिनिसेंट। द ओल्ड सॉन्ग वॉज रेमिनिसेंट। ओल्ड सॉन्ग कैसा था? रेमिनिसेंट, याद दिलाने वाला था, किस चीज़ की? ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों के। इवोकेटिव है कोई चीज़, सजेस्टिव है और नोस्टैल्जिक है। तो नोस्टैल्जिक का मतलब वही होता है कि वो पास्ट की याद दिला दे रहा है। तो इवोकेटिव को मार्क करो और नोस्टैल्जिक को मार्क करो, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक चीज़ तो याद दिला रही है किसी चीज़ की, लेकिन दूसरी तरफ फॉरगेटफुल है, उसको उससे आपके कुछ याद नहीं आएगा। ओब्लिवियस है और इनडिफरेंट है, आप रिलेट भी नहीं करोगे चीज़ों को। तो ये तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, फॉरगेटफुल, ओब्लिवियस और इनडिफरेंट। फॉरगेटफुल, ओब्लिवियस मार्क कर लो। आउटरीच नाउन होता है, पहुंच या विस्तार को बोलते हैं आउटरीच। द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग सर्विसेज और हेल्प टू द पीपल इन नीड। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करने की जो सर्विस होती है उसको बोलते हैं आउटरीच, या फिर कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ हो जाता है आउटरीच का। द चैरिटीज़ आउटरीच प्रोग्राम, चैरिटी का जो आउटरीच, जो हेल्प करने का, जो सर्विस करने का प्रोग्राम है, हेल्प हंड्रेड्स ऑफ होमलेस इंडिविजुअल्स, उसने सैकड़ों होमलेस बेघर लोगों की मदद की है। असिस्टेंस करना, आउटरीच मतलब असिस्टेंस। सपोर्ट को भी बोलते हैं, और एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने को चीज़ों को। तो ये हो गई आउटरीच के तीन सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो पहुंच हो रही है, हेल्प हो रही है, सर्विस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ निगलेक्ट कर रहे हैं, उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। विड्रॉल हो गया, जो पहले चल रही थी उनको भी निकाल लिया, जो पॉलिसीज़ थी या प्रोग्राम्स चल रहे थे उनको भी विड्रॉ कर लिया। आइसोलेशन में है, चीज़ें अलग अलग थलग पड़ी हुई हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रेडिक्टेबल नाउन होता है, एबल मतलब एडजेक्टिव बन जाता है ना कोई चीज़। तो प्रेडिक्ट होता है फ्यूचर के बारे में बताना। तो कोई चीज़ अगर आप उसका अनुमान लगा सकते हो, फ्यूचर के बारे में बता सकते हो, वही होता है प्रेडिक्टेबल। समथिंग दैट हैपन्स इन अ वे, कोई चीज़ इस तरीके से हो रही है, दैट कैन बी ईजिली गेस्ड, जिसको आप आसानी से गैस कर सकते हो, तो वही होता है प्रेडिक्टेबल। हिज रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म वॉज सो प्रेडिक्टेबल, उसकी जो क्रिटिसिज्म पर रिएक्शन थी ना, वो इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी, पहले से पूर्व अनुमानित थी, दैट नो वन वॉज सरप्राइज, कि कोई भी सरप्राइज नहीं था। एक्सपेक्टेड होना कोई चीज़, फोर्सीएबल और सर्टेन। देखो फोर्सीएबल, फोर्स सी
एबल 3 वर्ड से बना है। फॉर का मतलब होता है फ्यूचर, सी का मतलब होता है देखना, और एबल मतलब लायक। कोई चीज़ अगर आप पहले से ही देख सकते हो, उस चीज़ के लायक है, देखने लायक है पहले से ही फ्यूचर में, तो वही होती है फोरसीएबल। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क करो उसको। अच्छा, कोई चीज़ तो प्रेडिक्टेबल है, पहले ही आप उसको देख सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। सरप्राइजिंग है, आप पहले नहीं कर सकते, वो अचानक से आपको सरप्राइज देगी। और अनसर्टेन है। तो ये 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है स्ट्राइव। वर्ब होती है प्रयास करने को, संघर्ष करने को बोलते हैं स्ट्राइव करना। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से ट्राई करते हो, तो उसी को बोलते हैं स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना। शी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन हर एकेडमिक करियर। उसने क्या कंटिन्यू करा है, उसने क्या जारी रखा है? स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना, एफर्ट करना, फॉर एक्सीलेंस महारत में, महारत करने के लिए किस चीज़ में? इन हर एकेडमिक करियर, अपने एकेडमिक करियर में। तो स्ट्राइव करना मतलब स्ट्रगल करना। एंडेवर करना, स्ट्रगल करना, अटेम्प्ट करना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंडेवर मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो एंडेवर हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, एफर्ट करे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरेंडर कर रहे हैं, हार मान जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं ये। आगे अगला वर्ड है प्रॉक्सी। नाउन होता है ये, प्रतिनिधि या फिर अधिकार पत्र को बोलते हैं प्रॉक्सी। अ पर्सन ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। कोई एक व्यक्ति है, उसको अथॉरिटी दे दी गई कि भाई वो एक दूसरे व्यक्ति की जगह पर एक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। शी अटेंडेड द मीटिंग एज अ प्रॉक्सी फॉर हर मैनेजर। मैनेजर की जगह उसने क्या, किस तरीके से मीटिंग को अटेंड करा है? प्रॉक्सी के तरीके से। मैं बताता हूँ, देखो कोर्ट में क्या होता है, पार्टी वकील करती है ना, एडवोकेट करते हैं, और एडवोकेट केस लड़ते हैं। लेकिन किसी दिन किसी का मेन जो एडवोकेट है, जो उसने अपने लिए काउंसिल रखा है, वो छुट्टी पर है या फिर कहीं गया हुआ है। अब केस में तो अटेंड जाना पड़ेगा ना, अटेंड करना पड़ेगा। तो वो वकील क्या करता है, अपनी जगह एक प्रॉक्सी को भेज देता है। प्रॉक्सी मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कि वो उसको उसकी जगह पर वो पेश हो जाएगा। तो प्रॉक्सी वही होता है जो किसी के बिहाफ पर काम कर रहा होता है। रिप्रेजेंटेटिव को बोल देंगे, सब्सटीट्यूट को बोल देंगे, और डेलीगेट को बोल देंगे। 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपल, वो खुद ही है, ओरिजिनल बिल्कुल वही है, फर्स्ट हैंड। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं प्रिंसिपल, ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड। चलिए वर्ड, ये तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 2 वीडियो बना दी हैं, 100 इन ईच, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। हर एग्जाम में जहाँ पर भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, हर एग्जाम में आपको 2 से 3 इडियम्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करिएगा, और वहाँ से सबसे पहले उन वीडियो को देख लेना। तो वो, और वहाँ पर ना बड़ा तरीके से चीज़ों को समझाया है, फ़नी ट्रिक लगाकर किसी भी तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। तो आपको वो जैसे ही आप क्लास लेंगे ना, तो वो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। च्यू द कड, गहराई से विचार करना। टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, ये तो सिंपल ही है। च्यू द कड मतलब आप किसी चीज़ को चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, तो मतलब आप गहन तरीके से विचार कर रहे हैं। ही सैट साइलेंटली, वह चुप बैठा था। च्यूइंग द कड, बहुत गहराई विचार कर रहा था। ओवर हिज रिसेंट फेलियर्स, अपने रिसेंट में जो उसकी फेलियर हुए हैं, निराशा हाथ लगी है, उसके ऊपर क्या कर रहा था? मंथन कर रहा था। तो च्यू द कट मतलब चबाए जा रहे हो किसी चीज़ को, मंथन कर रहे हो, आप गहराई से विचार कर रहे हो। अगला वर्ड है चिकन हार्टेड, डरपोक या फिर कायर, वेरी टिमिड और वेरी फियरफुल। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ टिमिड होता है, डरपोक। बहुत ज़्यादा कोई अगर डरपोक है, उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। अच्छा देखो, चिकन देखा है आपने, मुर्गे जो बंद रहते हैं, ये जहाँ पर ये इनको काटा वाटा जाता है, तो आपने देखा होगा जैसे ही उस पिंजरे में कोई हाथ डालता है, तो चिकन जो होता है, मुर्गा जो होता है, वो एकदम से डर जाता है। तो चिकन हार्टेड अगर कोई व्यक्ति है, तो वो क्या है? डरपोक है, डरा रहता है, वो हमेशा सहमा रहता है कि यार बस मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो वही है चिकन हार्टेड, मतलब डरा हुआ व्यक्ति, डरपोक, कायर। ही वॉज टू चिकन हार्टेड, वो इतना ज़्यादा डरपोक था, टू आस्क फॉर अ सैलरी रेज, कि वो अपनी सैलरी रेज के बारे में भी नहीं पूछ पाया। तो चिकन हार्टेड मतलब डरपोक। कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं। एक अनबिलीवेबल या फिर फॉल्स स्टोरी है, उसी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अच्छा देखो, एक स्टोरी सुना रहा है कोई, और उसमें वो कह रहा है कॉक है, एक तो मुर्गा है, और एक बुल मतलब सांड है। अच्छा, बेतु की बात नहीं होगी ये? मुर्गे की और सांड की क्या दोस्ती है भाई? तो ये तो मनगढ़ंत कहानी, अपने आप मनगढ़ंत बना रहे हो आप, ऐसी कोई कहानी हो ही नहीं सकती। तो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी। ही गेव अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट व्हाई ही वॉज लेट टू वर्क, तो उसने क्या बताई है? एक मनगढ़ंत कहानी बताई है
किस बारे में कि वो आज लेट काम पर लेट क्यों आया था। तो कोक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी, या फिर इसको आप सिंपली एक्सक्यूज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्सक्यूज भी आप बोल सकते हो, बहाना, बहानेबाजी। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू। मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं ये तो सबको पता होगा यार, फेक आंसू दिखाता है मगरमच्छ, रोता थोड़ी ना है। इनसिंसियर टीयर्स, तो इनसिंसियर टीयर्स हैं, बिना बात के आंसू बहाए जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। द करप्ट पॉलिटिशियन शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू गेन पब्लिक सिंपैथी। जो करप्ट पॉलिटिशियन है, भ्रष्ट नेता है, वो क्या कर रहा है, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, उसने दिखावटी आंसू बहाए हैं टू गेन पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक की सिंपैथी, सहानुभूति लेने के लिए। देखो यार कितने तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, ये मुझे लगता है यार पढ़ते पढ़ते याद हो जाते होंगे ये वन वर्ड, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। पहला है लुक अहेड। लुक अहेड, अहेड होता है आगे, आप आगे देख रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, भविष्य के बारे में सोच रहे हो। टू थिंक अबाउट द फ्यूचर का मतलब होता है लुक अहेड। वी नीड टू लुक अहेड एंड प्लान आवर नेक्स्ट मूव केयरफुली। हमें आगे देखना चाहिए भविष्य की ओर, और प्लान करना चाहिए हमारा अगला मूव केयरफुली, बहुत ध्यान से। अगला है लुक फॉर। लुक फॉर तो सिंपल है, ढूंढने को बोलते हैं, खोज करने को। आप किसी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। टू ट्राई एंड फाइंड समथिंग, ट्राई करने को या फाइंड करने को बोलते हैं, या आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, लुक फॉर। शी इज़ लुकिंग फॉर हर लॉस्ट ईयर रिंग्स, वो क्या ढूंढ रही है अपनी, देखो ये दो वर्ड से बना, ईयर और रिंग्स। ईयर मतलब कान, कान का जो जो वो होती है ना, कान की क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं, कुंडल, कुंडल है ना। रिंग, कान में जो पहनते हैं वो रिंग सा, गोल सा, उसको बोलते हैं ईयर रिंग्स। तो वो शी इज लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रही है अपनी खोई हुई ईयर रिंग्स को। आगे लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से इंतजार करना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब आप वेट कर रहे हो काफ़ी ईगरली। टू बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, उसी को बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मैं आपसे मिलने के लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ। तो लुक फॉरवर्ड मतलब उत्सुक होना। लुक इन, लुक इन का क्या मतलब होता है भाई, संक्षिप्त रूप में देखना या दौरा करना। टू मेक अ शॉर्ट विजिट, आप किसी चीज़ की शॉर्ट विजिट कर रहे हो, लुक इन, तो उसी को बोलते हैं लुक इन। आई लुक इन ऑन ग्रैंड माँ बिफोर हेडिंग होम, घर जाने से पहले मैं अपनी दादी माँ को, आई विल लुक इन मतलब उनको एक शॉर्ट विजिट दूंगा, उनको देखने जाऊंगा। चलिए भाई अब शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में वहाँ से 2-3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूर रिपीट होते हैं, तो आप उनको देखकर अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर स्कोर कर सकते हैं। और चीज़ों को वहाँ पर तरीके से समझाया है, बहुत डिटेल में ट्रिक लगाकर समझाया गया है, और तो फिर आपको वो एक बार में ही देखने से याद हो जाएगी, तो आप उनको दोनों को ज़रूर देख लें। ऑलराइट चलिए शुरू करते हैं। एनार्कोनिस्ट, यानी क्या है यार, एनाक्रोनिस्टिक एडजेक्टिव होता है, काल विपरीत असंगत को बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। एडजेक्टिव है क्योंकि इक लगा है, आईसी है ना, एनाक्रोनिस्टिक। ठीक से पढ़ो, देखो एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है, इसको 2-3 बार आप प्रोनाउंस जरूर करें। समथिंग दैट इज आउटडेटेड, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है, और डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम। देखो क्रोनो जो होता है ना, क्रोनो, क्रोनो CHRONO, ये ना, ये टाइम से मतलब होता है इसका, ठीक है, टाइम से मतलब होता है। तो एनाक्रोनिस्टिक क्या है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आउटडेट, पुरानी हो गई है, अब वो प्रेजेंट टाइम में बिलोंग नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, पिछड़ी हुई है, तो वही होता है एनाक्रोनिस्टिक। हिज व्यूज़ ऑन वुमेन्स राइट्स, उसके जो विचार हैं वुमेन्स के राइट्स पर, सीम एनाक्रोनिस्टिक, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं इन टुडेज वर्ल्ड, आज के समय से काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, काल विपरीत है, असंगत है। नेक्स्ट एंटीडेट, एंटीडेट होता है वर्ब, पूर्व तिथि देना या फिर पहले का होना, कोई चीज़ पहली डेट में हुई है उसको बोलते हैं एंटीडेट। टू बी अर्लियर इन टाइम देन समथिंग एल्स, पहले होना। दिस लॉ एंटीडेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, तो ये जो कानून है ये क्या है, एंटीडेट से मतलब कानून जब ये इंडिपेंडेंस हुई थी कंट्री की उससे पहले का है, तो एंटीडेट होना कोई चीज़ पहले होना काफ़ी। एनिमिज्म नाउन होता है, जीववाद, आत्मवाद को बोलते हैं एनिमिज्म। द बिलीफ दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स हैव अ स्पिरिचुअल एजेंस, ऐसा बिलीफ जब आपको जो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब में अगर आप भगवान को देखने लगते हो, मानने लगते हो कि हर चीज़ में भगवान है, उसको बोलते हैं एनिमिज्म। एनिमी इससे समझ लो ना, एनिमल होता ना, आप हर एनिमल में भगवान देख रहे हो, तो एनिमिज्म हो गया आपको, मतलब आप अब हर चीज़ में भगवान को देखते हो, तो ये होता है एनिमिज्म। मैनी एंशिएंट ट्राइब्स प्रैक्टिस्ड एनिमिज्म, बहुत सारी जो पुरानी ट्राइब्स हैं ना,
जो जनजातियाँ हैं वो क्या प्रैक्टिस करती हैं, एनिमिज्म को, मतलब जीववाद को, कि हर चीज़ में वो नेचुरल चीज़ों में देखते हैं भगवान को। बिलीविंग दैट रिवर्स एंड ट्रीज हैड स्पिरिट्स, और ये बिलीव करते हैं कि रिवर और ट्रीज की भी क्या होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं। अगला है ऑटोप्सी, नाउन होता है, शव परीक्षण को बोलते हैं। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ। देखो सडन किसी की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट से हुई है या फिर सुसाइड या जैसे भी हुई है, तो उसको बोलते हैं क्या, पोस्टमार्टम होता है। तो वो जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस है उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। द ऑटोप्सी रिपोर्ट कन्फर्म्ड दैट द डेथ वॉज ड्यू टू पॉइजनिंग। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कन्फर्म करा है कि जो डेथ की वजह थी वो क्या थी, पॉइजनिंग की वजह से, जहर खाने की वजह से ये हुआ है डेथ। तो ऑटोप्सी मतलब परीक्षण करना, पूरे जो डेड बॉडी है उसको एग्जामिन करना, पोस्टमार्टम करना, वही होता है ऑटोप्सी। चलिए भाई, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद आपको सारी वोकैब इसी क्लास में अभी यहीं पर याद हो जाएगी। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस। चलिए, पहला है इन्वेजन का सिनोनियम बता दो। सिनोनियम क्या होता है भाई इन्वेजन का? इन्वेजन क्या है? आक्रमण करना, कब्जा लेना, घुसपैठ करना। रिट्रीट नहीं है, इंट्रूजन, विड्रोवल, डिफेंस। रिट्रीट नहीं, विड्रोवल नहीं, डिफेंस नहीं, इंट्रूजन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वेजन होता है कब्जा करना और इंट्रूजन का भी मतलब वही होता है। नेक्स्ट, अपोजिट पूछा है एडवर्जरी का। एडवर्जरी होता है आपका अपोनेंट, जो प्रतिद्वंदी है। तो अपोनेंट, एनिमी और राइवल, ये तीनों तो इसके सिनोनियम हो गए। बचा एली, यही हो जाएगा, एली दोस्त को बोलते हैं। तो एडवर्सरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एली। काउंटर पार्ट पूछ रहा है भाई, काउंटर पार्ट कौन है? काउंटर पार्ट है आप ही के जैसा, आप ही की पोजीशन पर कोई व्यक्ति है दूसरी तरफ, तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। एक डुप्लीकेट कॉपी देखते हैं, एनिमी तो नहीं है। एक करस्पॉन्डिंग पर्सन इन अनदर प्लेस, हाँ ये होगा। एक करस्पॉन्डिंग पर्सन है, आप ही के जैसा व्यक्ति है किसी दूसरी जगह पर। जैसे मान लो सपोज करो कोई डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और किसी दूसरी जगह का भी डीएम है, तो मतलब वो दोनों क्या है, काउंटर पार्ट है एक दूसरे के। सी ऑप्शन करेक्ट। या प्राइम मिनिस्टर हो गए दो देशों के, तो वो भी काउंटर पार्ट होते हैं। सिनोनियम पूछा है डिसाइसिव का। डिसाइसिव होता है निर्णायक, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा निर्णायक है तो उसी को बोलते हैं डिसाइसिव, कि भाई इस काम के बाद कोई निर्णय निकलेगा। अनसर्टेन सिनोनियम पूछा है, तो अनसर्टेन, हेसिटेंट, फर्म या फिर एम्बिगुअस। बताओ भाई इसमें कौन सा सही होगा? इसमें अनसर्टेन तो वो चीज़ है ना कि निश्चित नहीं है वो, तो अनसर्टेन तो नहीं होगा। हेजिटेंट भी नहीं होगा। एम्बिगुअस, फर्म हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्म है, एकदम सख्त है, उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी, तो डिसाइसिव है वो। रेप्रोचमेंट का मतलब पूछ रहा है, रेप्रोचमेंट का क्या मतलब होता है? रेप्रोचमेंट का मतलब बताओ। रेप्रोचमेंट का मतलब वही होता है ना, दोबारा से सुलह हो जाना। सुलह को ही तो बोलते हैं ना, तो कन्फ्लिक्ट तो है नहीं, ये तो इसका उल्टा हो गया। सेपरेशन भी अलग हो गया, हॉस्टिलिटी भी अलग हो गया। क्या बचा? रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है मतलब दोबारा से सुलह कराई जा रही है। बी ऑप्शन करेक्ट। रेप्रोचमेंट और रिकॉन्सिलिएशन एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। रेमिनिसेंट के मतलब पूछा है भाई, रेमिनिसेंट का क्या मतलब होता है? फॉरगेटफुल है कोई चीज़, रेमिनिसेंट का मतलब कि भाई फॉरगेटफुल है, इवोकेटिव है, इनडिफरेंट है या फिर अनकंसर्न है। तो रेमिनिसेंट का क्या मतलब है? रेमिनिसेंट का मतलब होता है ना कि कोई चीज़ आपको कुछ याद दिला रही है, कोई चीज़ आपको किसी चीज़ की याद दिला रही है, तो वही तो होता है रेमिनिसेंट। तो फॉरगेटफुल आप भूल जाते हो नहीं, इनडिफरेंट भी नहीं है और अनकंसर्न भी नहीं है, वो है एवोकेटिव। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेमिनिसेंट का एवोकेटिव। बी ऑप्शन करेक्ट। आउटरीच, आउटरीच तो सपोर्ट या फिर असिस्टेंस को बोलते हैं ना, कि कोई अगर सपोर्ट के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है उसी को तो बोलते हैं आउटरीच। आइसोलेशन नहीं है, निगलेक्ट नहीं है, विड्रॉल नहीं है, सपोर्ट या फिर असिस्टेंस। बी ऑप्शन करेक्ट। एंटोनियम पूछा है प्रेडिक्टेबल का। प्रेडिक्टेबल क्या है? जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, पहले ही बता सकते हो। तो एक्सपेक्टेड है, सर्टेन है कोई चीज़, अनफोर्सिएबल है या फिर फोर्सिएबल है। देखो प्रेडिक्टेबल है तो इसका मतलब तो फोर्सिएबल है, सर्टेन है, एक्सपेक्टेड है, तो ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनियम क्या हो गया? अनफोर्सिएबल है, उसको आप देख नहीं सकते, आप उसको बता नहीं सकते। सी ऑप्शन करेक्ट। स्ट्राइव का मतलब पूछा है, स्ट्राइव का मतलब होता है क्या? एफर्ट को तो बोलते हैं ना स्ट्राइव। सरेंडर, सरेंडर हो जाएगा। मेक एन एफर्ट, क्विट या फिर निगलेक्ट। देखो स्ट्राइव का मतलब तो मैंने बता दिया ना, एफर्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर दो ना इसको। आगे प्रॉक्सी का मतलब पूछ रहा है। प्रॉक्सी का मतलब होता है कोई रिप्रेजेंटेटिव लगा दिया आपने, जैसा है ना कि भाई मेरी जगह पर आप पेश हो जाइए, आप मेरी जगह पर एक्ट करिए, तो प्रॉक्सी वही होता है। प्रिंसिपल तो वही है खुद नहीं है, ओरिजिनल वही है खुद, फर्स्ट हैंड वही है, रिप्रेजेंटेटिव उसी के जैसा कोई उसने अपनी जगह पर लगाया है। बी ऑप्शन करेक्ट।
च्यू द कड, मंथन करने को बोलते हैं थिंक डीपली, गहराई से सोचते हैं किसी चीज़ को, उसी का मतलब होता है च्यू द कड, मतलब आप चबाए जा रहे हैं किसी चीज़ को, सोचे जा रहे हैं। चिकन हार्टेड पर्सन होता है डरपोक, कोवार्डली, बी ऑप्शन करेक्ट। कॉक एंड बुल स्टोरी होती है मनगढ़ंत कहानी या फिर जो बनाई गई कहानी है, एक स्टोरी नहीं है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इलॉजिकल होती है, सिंपल फैक्ट नहीं है, एक मेड अप स्टोरी है, बनाई हुई स्टोरी है, वही होता है कॉक एंड बुल स्टोरी, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स कौन से होते हैं? दिखावटी आंसू, बिना बात के आंसू, फेक टीयर्स, बी ऑप्शन करेक्ट। लुक अहेड का क्या मतलब होता है? लुक अहेड का मतलब बता दो। लुक अहेड मतलब आगे देखना चीज़ों के बारे में, तो थिंक अबाउट द फ्यूचर, फाइंड समथिंग, फाइंड समथिंग तो नहीं है, सर्च लॉस्ट ऑब्जेक्ट को भी नहीं ढूंढ रहे, और स्टक पास्ट नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर के बारे में सोचना मतलब लुक अहेड। अगला लुक फॉर, लुक फॉर का क्या मतलब है? लुक फॉर का मतलब तो है ना ढूंढना, किसी चीज़ को खोजना, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लुक एट समवन देख नहीं रहे किसी की तरफ, और विजिट नहीं कर रहे। लुक फॉर का मतलब है सर्च कर रहे हो आप किसी चीज़ को, सर्च फॉर समथिंग, बी ऑप्शन करेक्ट। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड इज यूज टू, लुक फॉरवर्ड कहाँ यूज़ करते हैं? अरे लुक फॉरवर्ड दोबारा है क्या ये? लुक अहेड था, अच्छा वो, हाँ। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या है भाई? लुक फॉरवर्ड का मतलब बताओ। ईगरली एंटिसिपेट कर रहे हो किसी चीज़ को, कन्फ्यूज्ड हो आप, रिग्रेट आप पछतावा कर रहे हो, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप क्या कर रहे हो? ईगरली एंटिसिपेट कर रहे हो किसी चीज़ को, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। लुक इन का मतलब क्या होता है? लुक इन का मतलब तो किसी को विजिट करने को बोलते हैं ना, टू मेक अ शॉर्ट विजिट, वही तो होता है लुक इन। आई एम लुकिंग, आई विल लुक इन फॉर माई ग्रैंड मदर, तो टू मेक अ शॉर्ट विजिट, ये ऑप्शन करेक्ट है। एनाक्रोनिस्टिक क्या होता है भाई? एनाक्रोनिस्टिक होता है जो चीज़ पिछड़ गई है, पुरानी है काफ़ी, है ना, तो आउटडेटेड हो गया। मॉडर्न हो ये वगैरह तो इसके क्या हो गए? टाइमली, इनोवेटिव, ये सब तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। तो एनाक्रोनिस्टिक है कोई चीज़, मतलब आउटडेटेड, काफ़ी पुरानी है, पिछड़ी हुई है। एंटीडेट डेट से पहले हुआ है, हैपन अर्लियर, अर्लियर हो गया, वो पहले ही हो गया है। एनिमिज्म का क्या मतलब है? वही है ना कि जो हर जीव में, हर लिविंग चीज़ में वो भगवान को देखता है, तो एनिमल्स हैव स्पिरिट्स, हाँ यही हो जाएगा ना। ह्यूमन्स आर सुपीरियर, ये तो है नहीं। नेचर हैज़ नो लाइफ, नहीं, लाइफ मानते हैं वो नेचर में। साइंस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, नहीं, एक ऐसा वो है विश्वास कि भाई सारे एनिमल्स की क्या होती है? स्पिरिट्स, आत्मा होती है, ये ऑप्शन करेक्ट। ऑटोप्सी, अरे ऑटोप्सी तो सिंपल है यार, मतलब कोई डेथ हो गई किसी की, तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसमें पता लगा रहे हैं कि डेथ का रीज़न क्या है, तो मतलब बॉडी को, डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन आ लिविंग, नहीं, लिविंग को नहीं, डेड बॉडी को कर रहे हैं। चेक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी नहीं कर रहे, डिटरमाइन कर रहे हैं कॉज ऑफ डेथ, हाँ ये सही है, मरने के बाद उसका पता लगा रहे हैं, ऑटोप्सी कर रहे हैं, तो यही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिटरमिन कॉज ऑफ डेथ। नीचे आंसर की है, पीडीएफ में मिल जाएगी, इसको आप चेक करना खुद से, जब आप लगाओगे क्वेश्चंस को तो यहाँ से चेक कर लेना। और अगर आप इसमें 22 में से अगर 15 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए तो आप बढ़िया कर रहे हो, अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, चलिए, हमेशा की तरह आप मुझे 2 वर्ड बताओगे, 2 वर्ड के सिनोनिम। आज का क्या पढ़ा है मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने क्या पढ़ाया था यार आज? एक तो डिसाइसिव, क्या दूँ मैं आपको? एक तो मैं देता हूँ आपको रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट। एक तो मुझे आप रेमिनिसेंट का बता दो, और मुझे एक बता दो आप काउंटर पार्ट का, काउंटर पार्ट। दोनों के सिनोनियम कमेंट में ड्रॉप करो, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें ड्रॉप करो, और बताना कि इनका क्या सिनोनिम होता है। और भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट अच्छे लगते हैं, लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करा करो यार। मैं आपसे पैसे नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, आपके लिए डेली 3 घंटे मैं अपने बर्बाद करता हूँ। 3 घंटे में दोनों क्लासेस बनती हैं, आप यार ऐसे ही देख के चले जाते हो। कम से कम कमेंट तो करा करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मैं और अच्छा कंटेंट रोज़ आपके लिए बना सकता हूँ। ठीक है जी, तो एक माहौल बना रहता है, अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो उससे माहौल बना रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मज़ा आ जाता है उनको पढ़ के, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत अच्छा करने का। तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, लाइक करा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें यार, ग्रो कराएं चैनल को, क्योंकि इस चैनल को नंबर 1 बनाना है यार, पूरे देश में नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनाना है इंग्लिश लर्निंग में। और ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, देखो चल रहा है भाई, 1-2 महीने हुए हैं, अभी 2K हो जाएंगे आज हमारे, तो 2K सब्सक्राइबर 2 महीने में तो काफ़ी हैं, बढ़िया चल रही है अपनी ग्रोथ। कंटेंट में दम है अगर, तो अपने आप ग्रो कर जाएंगे हम, इतना तो है।
और आपको पढ़ने के बाद समझ में आने लगा होगा अभी तो कि कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, मुझे उम्मीद है आपकी मेहनत ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। अब मैं चलता हूँ, मैं अपना ऑफिस संभाल लेता हूँ और आप अपनी तैयारी संभाल लो। पूरा दिन आप बैठकर पढ़ाई करो दबा के। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।